अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम किंगडम एनिमेलिया के लेक्चर्स का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। तो इन लेक्चर्स का मकसद है आपकी किंगडम एनिमेलिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। ठीक है, तो इन लेक्चर्स में हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों को कवर करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स में हम डिफरेंट फाइला स्टडी करेंगे, वर्टिब्रेट्स में हम डिफरेंट क्लासेस को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वो फाइला या क्लासेस पढ़ें, हम कुछ बहुत ही ज़्यादा बुनियादी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट उन फाइलास में और उन क्लासेस में जाके आगे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, जब आप डायरेक्ट किसी भी फाइलम को या किसी क्लास को स्टडी करना शुरू कर देंगे तो वहां पर याद रखें कि कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होगा जिसका आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको समझने में मुश्किल होगी। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी ग्राउंड बनाएं। उन फाइला को या क्लास को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपकी एक ग्राउंड होनी चाहिए, आपके कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, फिर आप आगे चल के हम एनिमल जो डिफरेंट फाइलाज और क्लासेस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के ओरिजिन के हवाले से। तो याद रखें कि एनिमल जो है ये मोनोफाइलेटिक हैं। अब मोनोफाइलेटिक से क्या मुराद है कि एनिमल जो है एक सिंगल इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, कि तमाम एनिमल जो आज हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उनका कोई कॉमन इंसेस्टर है। तो ये मतलब है इस बात का। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इरा के अंदर इवॉल्व हुए हैं 700 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब देखें आज हमारे पास एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे पास। आज भी साइंटिस्ट उनको डिस्कवर कर रहे हैं, हर दिन हर घंटे कोई ना कोई नई स्पीशीज को डिस्कवर किया जा रहा है। ठीक है, नो डाउट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल किंगडम के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया है कि 99% एनिमल्स की स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। आप अंदाजा करें कि आज हमारे पास जो एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी डाइवर्सिटी उनकी है हमारे पास। ठीक है, उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अंदाजा करें कि 99% तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो कितनी ज्यादा जो है वो डाइवर्सिटी रही होगी एनिमल्स की। तो साइंटिस्ट ये कंसीडर करते हैं कि एनिमल्स का जो आगाज है किंगडम एनिमेलिया का, वो एक प्रोटोजोआ से हुआ। प्रोटोजोआ का नाम देखें जरा, प्रोटोमीन इनिशियल, प्रिमिटिव, जोआमीन एनिमल्स। इसलिए साइंटिस्ट इनको प्रोटोजोआ कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि जो आज एनिमल्स हैं इनका आगाज इनसे हुआ है। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। तो माना यह जाता है कि ये एनिमल्स के इंसेस्टर्स हैं। ठीक है, अब यहां पर इस पिक्चर में आप देखें, ये आपको पिक्चर में ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, चट्टान है, लेकिन ये एक एनिमल है। आप हैरान हुए होंगे, आज जो आप एनिमल्स जंगलों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, ये उस तरह का नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव एनिमल है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह का दिख क्यों रहा है? क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो लूज एग्रीगेट ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इनके जो सेल्स हैं उन्होंने कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं की हुई, बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट लेवल पे है ये। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे मूव करेंगे नाइडेरिया की तरफ, तो हमें टिश्यू फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये हाइड्रा है, बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, अब इनके अंदर जो है वो टिश्यू फॉर्मेशन हुई है। याद रखें कि जैसे जैसे आप फाइलम को पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फाइलम में जाते हैं, तो कुछ 2 4 5 कैरेक्टर्स आपको ऐसे नजर आते हैं जो प्रीवियस फाइलम में नहीं थे। जैसे कि पोरीफेरा में देखें, सेल्स एग्रीगेट तो हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बन गया, लेकिन उनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं थी। अब पोरीफेरा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम आएगा नाइडेरिया, उसके अंदर मल्टी सेलुलर भी है ऑर्गेनिजम्स, और उनकी बॉडी के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन भी हुई है, लेकिन नो ऑर्गन फॉर्मेशन, अभी जस्ट टिश्यू फॉर्मेशन हुई है। तो नाइडेरिया के अंदर बेटा जो है वो टिश्यू फॉर्मेशन हुई है, तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई। ठीक है, चले, हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल क्लासिफिकेशन को अभी डिटेल से स्टडी करना है। हम इसमें इनवर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे, वर्टिब्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फाइलम है, इसके अंदर जो है वो क्लासेस हैं, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्राइटेरिया साइंटिस्ट ने क्या रखा हुआ है, किस क्राइटेरिया पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, उनकी डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, तो आप देखें कि इसके अंदर बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है जब एनिमल किंगडम में आई है तो इसको क्लासिफाई करना ज़रूरी है। जब हमारे पास इतने ज़्यादा एनिमल्स आ जाएंगे तो जाहिर है जब तक हम इनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम इनको आसानी से स्टडी भी नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट जो है वो किन बातों का ख्याल रखते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ये हम स्टडी करेंगे। देखें, एनिमल्स की फॉर्म्स और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हैं। एनिमल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पर साइंटिस्ट इनको क्लासीफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें देखें, वो साइंटिस्ट कैसे एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, इनमें देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। मतलब टिश्यू फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। बॉडी सिमेट्री क्या है, बायलेटरल है या रेडियल है। नेचर ऑफ सिलोम क्या है, एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है या सिलोमेट है, ठीक है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मतलब कि उन एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ट्यूब लाइक है या सैक लाइक है, किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है, मतलब कि वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन है या क्लोज है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है। तो ये सारी बातें जो है इनका ख्याल रखा जाता है, इनको एज ए क्राइटेरिया लिया जाता है ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जब भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो हम इन बातों का ख्याल रखते हैं। इन बातों की बुनियाद पर जो हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। याद रहे कि अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, ये सारी बातें आगे चल के हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, तो किन बातों की बुनियाद पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी फाइलम पोरिफेरा की, ठीक है, एक स्पंज जो था उसमें उसमें वो एक एनिमल था और उसकी बॉडी नहायत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई भी टिश्यू नहीं है, जस्ट सेल्स का एग्रीगेशन है, ठीक है। एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं, यू नो कि एनिमल जितने भी हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर्स हैं, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो है, ये देखें इनमें इनकी जो मल्टी सेलुलैरिटी है वो डिपेंड करता है कि क्या उसमें सिर्फ सेल्स का एग्रीगेशन है या उनमें टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो स्पंज जो है इनकी बॉडी के अंदर जस्ट सेल्स का एग्रीगेशन है, नो टिश्यू फॉर्मेशन। पहले बात हुई है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो पोरिफेरन्स है इनकी बॉडी जस्ट सिर्फ और सिर्फ सेल्स का एग्रीगेशन है। हर सेल इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहा है, किसी सेल को किसी दूसरे सेल से कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो आजादाना काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप वर्क नहीं है, ठीक है। तो ये जो इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो आपको किन में देखने को मिलती है, स्पंजेस में देखने को मिलती है, ठीक है। कोई लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होती स्पंजेस के अंदर। स्पंजेस की जो बॉडी है, इनके जो सेल्स हैं, इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है, ठीक है, सेल्स के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक स्पंज है, ये उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है यहाँ पर आपको, ठीक है। अब इनकी बॉडी में बहुत ही बारीक बारीक से सुराख होते हैं जिनको ऑस्ट्रिया कहते हैं, और एक मेजर ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम इज ए मेजर ओपनिंग, इसके थ्रू जो पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है ये छोटे छोटे पोर्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, दीज आर नोन एज ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट जो है आपको दिखाई गई है पिक्चर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो स्पंज है, अगर हम इसका थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखें तो हमें इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखें, हमने बात की थी ना कि स्पंजेस के वो मल्टी सेलुलर तो है लेकिन उनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, उनके सेल्स के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि स्पंजेस की बॉडी जो है बेशक सेल्स का एग्रीगेट है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं लेबर ऑफ डिवीजन शो करते हैं, ठीक है। उनके अंदर कहीं ना कहीं लेबर ऑफ डिवीजन शो हो रही होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें कि ये जो रेड कलर के सेल्स हैं, ये वाले, ये रेड कलर के सेल जो हैं इनको चोनोसाइट्स कहते हैं। ये पानी की मूवमेंट, पानी के अंदर मूवमेंट पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं। जब इनका ये जो फ्लैजिला है मूव करेगा इन सेल्स का, तो पानी की करंट जो है इनकी तरफ आएगी,
पानी के अंदर जो खुराक होगी इसको ये खा जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इनकी बॉडी के अंदर पोरोसाइट्स, ये वाले सेल्स अलहदा है। ठीक है। पोरोसाइट्स, इनकी मदद से पानी जो है वो कि पानी की जो मूवमेंट इसको कंट्रोल किया जाता है। पानी बॉडी के अंदर आएगा, पानी बॉडी के बाहर जाएगा थ्रू पोरोसाइट्स। तो ये और तरह के सेल्स हैं। इसी तरह अमीबोसाइट्स हैं। अब ये तमाम सेल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, स्क्लेरोसाइट्स हैं। अब ये इस एनिमल को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ये वाले जो स्क्लेरोसाइट्स हैं, इस एनिमल के अंदर कुछ सिलिकेट सक्रीट करेंगे, सिलिकेट के स्पाइक्यूल्स सक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से इस एनिमल को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी किसी हद तक इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन है। बेशक इनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव फाइलम है, और इनके अंदर जो एनिमल्स हैं ये सिसाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। इनकी बॉडी जो है वो सेल्स के लूज एग्रीगेट से मिलकर बनी होती है, नो टिश्यू फॉर्मेशन। लेकिन इनके सेल्स किसी हद तक जो है वो लेबर ऑफ डिवीजन शो करते हैं। ठीक है। अभी मैंने इस पिक्चर से आपको सारी वो बात समझाई है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सिलेंट्रेट्स की तरफ। तो सिलेंट्रेट्स में थोड़ी सी डेवलपमेंट देखने को मिली है, कुछ एडवांसमेंट आई है। ठीक है। इनके जो सेल्स हैं वो अरेंज हुए हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली है, और वो अरेंज होकर टिश्यू लेवल तक पहुंचे हैं। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, पोरिफेरा से नेक्स्ट जो फाइलम आता है वो सिलेंट्रेट आता है। ठीक है, या नाइडेरिया आता है। तो इस फाइलम के अंदर जो है सेल्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऑर्गेनाइज करके टिश्यू फॉर्मेशन कर दी है। अब ये टिश्यू फॉर्मेशन क्यों जरूरी थी? ठीक है। वहां पर भी आप देखें देखें यहां पर भी सेल्स अपना अपना काम कर रहे थे। ठीक है, सारे सेल्स अपना काम कर रहे थे। अब लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, किसी हद तक वो इंडिपेंडेंट थे, पूरी तरह से वो जो है वो आपको कोई भी टिश्यू फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन यहां पर टिश्यू फॉर्मेशन हो गई है। अब टिश्यू फॉर्मेशन होना क्यों जरूरी थी? ताकि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली काम किया जा सके। ठीक है। अब टिश्यूज में जितने भी सेल्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है, फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। टिश्यू की अपनी डेफिनेशन आप पढ़ लें कि टिश्यू को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जिनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है, फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो टिश्यूज जो हैं ये मोर एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है। हर टिश्यू जो है वो अपने अपने काम में माहिर होता है। ठीक है। तो इस तरह एनिमल जो है वो और एडवांस हो जाते हैं, उनके अंदर और एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है। वो अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज को बेहतर तौर पे कर सकते हैं। ठीक है। तो टिश्यू फॉर्मेशन इज ए वेरी वेरी एडवांस स्टेप इन सिलेंट्रेट। ठीक है। लेकिन अभी तक इनके अंदर जो है वो ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं, जस्ट टिश्यूज फॉर्मेशन। तो पेपर में आ सकता है ये कि किन एनिमल्स के अंदर सबसे पहले टिश्यू फॉर्मेशन हुई, सेलेंट्रेट्स के अंदर। किन एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल जो है वो एग्रीगेट हुए हैं। ठीक है। और टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, सेलेंट्रेट्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम सिलेंट्रेट से आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ आते हैं, नेक्स्ट फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, तो हम देखते हैं कि टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो कोई टिश्यू नहीं था। ठीक है। सिलेंट्रेट्स की तरफ आए हैं, टिश्यू आ गए हैं। अब सिलेंट्रेट से आगे जब हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ आए हैं, तो देखें यहां पर क्या हुआ है कि ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए हैं, ऑर्गन लेवल तक हम पहुंच गए। तो ये पहले तीन फाइला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले में टिश्यू जो है वो नहीं है, दूसरे में बन गए हैं, और तीसरे प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन्स बना दिए हैं। तो ये तमाम बातें जो है एमसीक्यूज में किसी ना किसी तरह आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ऑर्गन्स जो है ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऑर्गन्स होंगे वो ज्यादा एडवांस होगा, ज्यादा जो है वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, मोर सक्सेसफुल होगा। तो ये देखें, ये जो आगे चल के जब हम फाइलम पढ़ेंगे ना, सेलेंट्रेट पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे, फिर हम इन बातों को और डिटेल से स्टडी करेंगे। यहां पर जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से जो है वो एडवांसमेंट आ रही है फाइला के अंदर। ठीक है। अब आप देखें
कि ये सिलेंट्रेट हैं जिनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, सिलेंट्रेट्स में हमें दो फेजेस देखने को मिलती हैं। पॉलिप फेज जो सिसाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, और दूसरी इनकी मेड्यूसा फेज है। ठीक है, ये मूव कर सकती है, लोकोमेट कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपको टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर नॉट ऑर्गन्स, दीज आर जस्ट एग्रीगेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि सेल्स की दो लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये बाहर जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये इसको एक्टोडर्म कहेंगे, और ये जो आपको अंदर पर्पल में नजर आ रही है, इसको एंडोडर्म कहेंगे। ये बीच में आपको जो व्हाइट कलर का मटेरियल नजर आ रहा है, दिस इज मेजोग्लिया, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। अब आप देखें कि पॉलिप के अंदर जो मेजोग्लिया की कंसंट्रेशन है ये कम है। ठीक है, और अब आप मेड्यूसा के अंदर देखें, इसकी जो मेड्यूसा फेज है, इसके अंदर जो मेजोग्लिया की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, इसलिए जेली फिशेज जो है वो जेली की तरह की नजर आती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो मेड्यूसा फेज होगी वो जेली लाइक होगी, क्योंकि उनके अंदर मेजोग्लिया ज्यादा मिकदार में होता है, और ये होता कहाँ है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में होता है मेजोग्लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें ये टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से कितने ज्यादा एडवांस हुए हैं, एफिशिएंट हुए हैं। ठीक है, माउथ बन गया। अब ये वो माउथ नहीं है, ये जस्ट एक ओपनिंग है जिसको हमने माउथ कह दिया हुआ है, ये इसका एनएस है, ये इसका माउथ है। ठीक है, तो काफी कुछ एडवांसमेंट आई है इनके अंदर। ठीक है, अब ये आ गया है सेलेंट्रेट। ठीक है, इसमें आप देखें कि और क्या एडवांसमेंट आई है इनके अंदर। सेलेंट्रेट्स में टिश्यू फॉर्मेशन के अलावा और क्या ऐसी नई बात आई है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इनकी बॉडी जो है ये सेल्स की दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में मेजोग्लिया है। इसके अलावा एक नई बात जो आई है वो है इनके अंदर नर्व नेट डेवलप हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, इनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन हो गई है। अब वो सारे टिश्यूज जो हैं एक इंस्ट्रक्शन के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हर टिश्यू को पता है कि मैंने कब काम करना है, कब नहीं करना। आप सिलेंट्रेट में देखिए, सारे सेल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। जब दिल किया काम कर लिया, जब दिल किया नहीं किया। ठीक है, तो किसी तरह की भी उनके अंदर कोई हमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखने को नहीं थी मिल रही। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि इनके टिश्यूज जो है वो एक इंस्ट्रक्शन के तहत, एक ऑर्डर के तहत काम कर रहे हैं। कुछ टिश्यूज ने जब काम करना है उनको ऑर्डर मिलेगा कि अब आपने काम करना है, और अब नहीं करना, सिर्फ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, बॉडी को एफिशिएंट बनाने के लिए इनके अंदर नर्व नेट आ गया है। एक ऐसे टिश्यूज की फॉर्मेशन हुई है जो बाकी टिश्यूज के को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो इट्स ए न्यू एडवांसमेंट। ठीक है, अब हम प्लेटीहेल्मिन्थस की तरफ आते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में देखें टिश्यूज भी हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो एक नई चीज आई है वो है ऑर्गन की फॉर्मेशन। ये एक प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थस है, इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसके क्रॉस सेक्शन में हमें डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जैसे टेस्टिस हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन है, और इसके अलावा मसल्स हैं, ओविडक्ट हैं। दीज आर द ऑर्गन्स। इसकी वजह से प्लेटीहेल्मिन्थस पिछले दो फाइलम से ज्यादा एडवांस और एफिशिएंट हैं। ठीक है, अब आप देखें बाकी जो आगे फाइलम्स आएंगे, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सब के अंदर जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, वैसे वैसे एनिमल और ज्यादा एफिशिएंट होगा, और ज्यादा डेवलप होगा, और ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन जो है एनिमल के काम करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए टिश्यू बने थे, टिश्यूज ने सिलेंट्रेट्स की जो एफिशिएंसी है उनकी काम करने की, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, आगे हम आए किसकी तरफ, सिलेंट्रेट्स प्लेटीहेल्मिन्थस की तरफ। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन्स बने, प्लेटीहेल्मिन्थस और ज्यादा एडवांस हुए। ठीक है, और ज्यादा डेवलप हुए, उनकी बॉडी की जो एफिशिएंसी है और ज्यादा हुई, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गन्स बन चुके हैं। अब रेस्ट ऑफ दी फाइलम्स जो हैं, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अकाइनोडर्म्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस और डेवलप हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा जो है वो एफिशिएंट है। ठीक है, अब आप देखें कि इंसान इसकी एग्जांपल है। इंसान के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हुए हैं। मिसाल के तौर पर हर सिस्टम को एक अलग-अलग टास्क दे दिया गया है।
ठीक है। अब एक इंडिविजुअल जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितने भी सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, उन उन हर सिस्टम जो है अपना मुतलका काम कर रहा है। जैसे कि इंसान जो है एक बहुत ही ज्यादा एडवांस एनिमल है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुए हैं। जैसे कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। स्केलेटल सिस्टम है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। मस्कुलर सिस्टम है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है, बॉडी के फ्लूइड्स को बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो बेटा ये सारे के सारे जो सिस्टम जब एक इंसान के अंदर आ जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप पिछले फाइलम्स की तरफ आए तो आपको इतनी एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यही वजह है कि जिन एनिमल्स में ये तमाम सिस्टम्स मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे बैठे हुए हैं आज, ठीक है। वो एनिमल किंगडम के हाईएस्ट लेवल पे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अब मैंने आपको बताया है कि ऑर्गन सिस्टम जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज शो करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। प्लेटीहेल्मिंथस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट और एडवांस नहीं है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मुराद है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद है कि देखें एक सैक है, एक थैली है, ठीक है, उसके मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर्स, ये देखें कि देखें ये एक सैक है, ये माउथ है उसका, ठीक है। ये सिलेंट्रेट है ना, तो ये उसका माउथ है। अब यहीं से वो खुराक को इनगल्फ करेगा और यहीं से उसके वेस्ट मटेरियल बाहर जाएंगे। तो ये इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को जिसकी एक सिंगल ओपनिंग हो जो माउथ के और एनस के तौर पे काम करती है, इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिंथस देखने को मिलता है ये, ठीक है। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मुराद है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद है जिसके अंदर दो डिफरेंट ओपनिंग्स है, माउथ लैदा है, एनस लैदा है। माउथ के जरिए से एनिमल फूड को इनगल्फ करेगा और एनस के जरिए से जो वेस्ट मटेरियल है उनको जिस्म से बाहर निकाल देगा। तो दैट सिस्टम इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इस पिक्चर को अगेन देख लेते हैं कि ये पोरिफेरन है, ठीक है, ये फाइलम पोरिफेरा का एक मेंबर है। इनके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जो पानी इनकी स्पॉन्जोसील में जाएगा उस पानी के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, इनके जो चोनोसाइट सेल्स क्या करेंगे कि इन फूड पार्टिकल्स को अपनी तरफ लेके आएंगे। फैगोसाइटोसिस होगी, सेल्स के अंदर फूड जाएगी, ठीक है, या पिनोसाइटोसिस होगी, सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, न्यूट्रिएंट लेंगे और वेस्ट मटेरियल को निकाल देंगे थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, एब्सेंट है। याद रखना आपने कि पोरिफेरा के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एब्सेंट है। तो पोरिफेरा के बाद जो फाइलम आया वो है सिलेंट्रेटा, ठीक है। अब सिलेंट्रेटा के अंदर कुछ हद तक डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इनके अंदर एक ऐसी कैविटी डेवलप हुई है जिसके अंदर ये खुराक को लेके आता है और इनके ये वाले जो सेल्स हैं ये कुछ इंजाइम्स निकालेंगे, ठीक है, ये कुछ इंजाइम्स कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे, यहीं पर खुराक को डाइजेस्ट करेंगे, सिंपल करेंगे और सिंपल करके डिफ्यूज करके सेल्स के अंदर ले जाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको यहीं से बाहर निकाल देंगे। तो ये एक किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन इट इज वेरी सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एज कंपेयर टू सिलेंट्रेट, ठीक है। ये अब आप देखें यहाँ पर और क्लियर है कि ये इनके जो ये वाले सेल्स क्या करेंगे कि ये कुछ गैस्ट्रिक जूस पैदा करेंगे, कुछ ऐसी सिक्रीशंस पैदा करेंगे जो कि यहाँ पर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर खुराक को डाइजेस्ट किया जाएगा, जो वेस्ट मटीरियल होंगे यहीं से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो तरह का होगा। इनकम्प्लीट मैंने बता दिया, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? वन वे, ठीक है, सैक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी, एक ही ओपनिंग है, उसी ओपनिंग के थ्रू खाना आ रहा है, उसी ओपनिंग के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहे हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक, ठीक है, कि
खाने को इनगल्फ करने के लिए अलहदा से ओपनिंग है जिसे माउथ कहेंगे, और उस खाने का जो जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए अलहदा ओपनिंग है जिसको हम एनस कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो तरह का होगा, एक ओपन होगा और एक क्लोज। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ठीक है, इसको पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूं। ठीक है, ये देखें, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, कॉकरोच की एक पिक्चर है। तो इसमें आपको इसका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है इसमें। ये बेटा, ये इस पे ज़रा गौर करें, ये जो आपको ये सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये इसका हार्ट है। 13 हार्ट, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना कॉकरोच के अंदर। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट चैम्बर्स हैं, हर चैम्बर्ड के साथ एक आपको ग्रुप ऑफ मसल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनको एल्वरी मसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्वरी मसल्स। अब देखें कि जहां जहां हार्ट है, ये देखें, ये लाइन नजर आ रही है आपको, ये लाइन, ये फ्रेगमेंट्स के अंदर जो ये लाइन है, इसके ऊपर ऊपर एक आपको कैविटी नजर आ रही है, इसको हम पेरिकार्डियल साइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्ड। पहले यहां से इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ लें, फिर आपको वो प्रीवियस बातें जो है वो मैं बताऊंगा, फिर समझ लगेगी आपको। पेरिकार्डियल साइनेंस, ठीक है, एक ऐसी कैविटी जो कि हार्ट वाले रीजन में मौजूद है। क्लियर? अब इसके नीचे है ये वाली जो मेजर कैविटी आपको नजर आ रही है, बहुत बड़ी सी ये कैविटी है जिसको हम हीमोसिल कहते हैं, इसको हम पेरीविजरल साइनेंस कहते हैं, क्योंकि यहां पर इसके विजरा मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पेरीविजरल साइनेंस। अब इसके नीचे ये आपको एक नर्व कॉर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास भी, यहां पर भी, इस रीजन में भी एक कैविटी मौजूद है, इसको हम पेरीन्यूरल साइनेंस कहते हैं। तो कुल मिला के देखें, पेरीन्यूरल साइनेंस एक कैविटी, ठीक है, पेरीविजरल साइनेंस दूसरी कैविटी, और पेरिकार्डियल साइनेंस तीसरी कैविटी, तीन कैविटीज हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके हार्ट के अंदर जो खून है जिसको हम क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ कहेंगे। ठीक है, हीमोलिम्फ। अब इनका जो हीमोलिम्फ है, इनका यानी जो ब्लड है, इनके ब्लड्स को हीमोलिम्फ कहेंगे। जब ये हार्ट पंप करेगा तो ये सीधे आएंगे पेरीविजरल साइनेंस के अंदर, ठीक है, पेरिकार्डियल साइनेंस के अंदर और पेरीन्यूरल साइनेंस के अंदर। इनका जो खून है वो इनके हार्ट से निकलकर सीधा इन कैविटीज के अंदर आ जाएगा, पेरिकार्डियल साइनेंस के अंदर आ जाएगा, पेरीविजरल साइनेंस के अंदर आ जाएगा, पेरीन्यूरल साइनेंस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन कैविटीज के अंदर जितने भी सेल्स हैं, डायरेक्ट उनके दरमियान और इनके ब्लड के दरमियान जो हीमोलिम्फ कहलाता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। जब खून, इनका ब्लड जो है इन कैविटीज के अंदर आ जाएगा तो इनके ब्लड का इनके सेल्स के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाएगा, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, यानी इनका इनके जो ये इनका जो ब्लड है ये न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज कर सकता है सेल्स के साथ, नॉट गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह ये जो कैविटीज के अंदर जो ब्लड आएगा, ड्रेन होगा, तो वो जो ब्लड इन कैविटीज के अंदर मौजूद होगा वो जस्ट सेल्स के दरमियान और सेल्स के साथ न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज कर सकता है, नॉट गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि कोई ब्लड वेजल्स, कोई आर्टरीज आपको नजर नहीं आ रही, कोई कैपिलरी नजर नहीं आ रही, जस्ट ब्लड आया कैविटीज के अंदर और कैविटीज से उसने एक्सचेंज किया और फिर से हार्ट के अंदर। तो दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव है। अच्छा, इसके मुकाबले में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें, हार्ट है, ठीक है, ये इसका हार्ट है। अब हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो जो ब्लड है ये वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ही सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट हुई एनिमल्स के अंदर। ये जस्ट एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, बॉडी को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए डेवलप हुआ है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर हमारे अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता, ठीक है, तो कहीं से भी मान लीजिए हमें चोट लगती, कोई चोट लगती, तो अचानक ही अब्रप्टली सारे का सारा ब्लड बाहर आ जाता। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर चूंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, तो जब हमें कहीं चोट लगती है तो ब्लड थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है, बहुत ज्यादा अचानक लॉस नहीं होता ब्लड का। तो ये फायदा हमें। तो जिन एनिमल्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है,
उनको उनका जो ब्लड है वो उनकी आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। और यहीं से वो जो है वो देखें, हार्ट से जो है वो आर्टरीज बनेगी, वेन्स बनेगी, और आर्टरीज और वेन्स की फर्दर डिवीजन से कैपिलरीज बनेगी। कैपिलरीज आर वेरी वेरी फाइन, very very narrow capillaries of the blood circulatory system। इनके थ्रू जो है वो जो है वो गैसेस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होगा, वेस्ट का एक्सचेंज होगा थ्रू सेल्स के दरमियान, ठीक है, और ब्लड के दरमियान। तो ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में। तो मेरा मकसद है आपको जस्ट ये बताना कि ये किस तरह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, और कौन सा सिस्टम ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने आपको बहुत चंद जो है वो क्राइटेरियाज बताए हैं जिनकी बुनियाद पर साइंटिस्ट एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। पीछे बात हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। हमने ये जो आगे चल के हम बॉडी सिमेट्री को, ठीक है, सिलोम को नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। ये इस लेक्चर में जस्ट हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से बात की है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात की है, ठीक है, और सेल्स की अरेंजमेंट के हवाले से बात की। 3 बातें इस लेक्चर में हमने डिस्कस की है। सेल्स किस तरह से अरेंज हैं, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आज हमने जस्ट 3 बातें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेल्स की अरेंजमेंट को देखेंगे, ठीक है, सॉरी, हम बॉडी की सिमेट्री को देखेंगे, ठीक है, सिलोम के पैटर्न को देखेंगे, और जो है और भी कोई फर्दर जो क्राइटेरिया हुआ हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस लेक्चर में हमारा मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि एनिमल जो हैं इनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, कौन कौन सी बुनियादी टर्म्स जो है हम यूज़ करते हैं एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए, कौन कौन सा हम क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।